नहीं, पर कई तो ऐसे कई ऐसी खाइयां हैं जो आप देख चुके हैं, उनसे तो अपने बच्चे को आदमी बचाएगा ना। डेफिनेटली तो हमेशा रहता है। हम हर माँ बाप चाहते हैं कि आपका बेटा, बच्चे आपके उनको वो गलतियां ना करे। वो तो रहेगा, वो तो हमेशा रहता है। चाहे आप करने लायक भी ना हो, तब भी चाहते हैं आप बूढ़े हो जाते तब भी सोचते हैं कि नहीं थोड़ा बचा रहे। रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है क्या जब साथ में ही काम कर रहा हूं तो? रिश्ते निभाना, मैंने जैसे पहले भी बताया, वो वही है आई थिंक। हर चीज़ अपना टाइम मांगती है। माँ अपनी प्रॉपर टाइम मांगती है अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा हो मेरे पास। बेटा, बच्चे अपना टाइम मांगते, फादर हो अपने पास। और मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मेरे एक बहुत सीनियर एक्टर थे। वो चाहते थे फिल्में करना। उनका, हो सकता है इस बात को बहुत लोग मुझे गलत बोले, बट हर आदमी की अपनी अपनी नेचर होती है। जो मेरे सीनियर थे वो चाहते थे फिल्में करना, बट उनको सीरियल मिल रहे थे, वो करना नहीं चाहते थे। एक बार उनकी उनकी बेटी थी, उसने बोला पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। उनके पास पैसे नहीं थे आइसक्रीम, अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाने के लिए। खाना वाना खा लिया था बट आइसक्रीम खिलाने का पैसा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि जब मेरी बेटी ने बोला मुझे कि पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं थे, उसी दिन मैं टूट गया था। फिर मैंने भाड़ में जाए, फिल्म विल्म ये वो सब, मैं टीवी सीरियल करूँगा और ये करूँगा, कुछ भी करूँगा, मैं बच्चे को मैं खिलाऊंगा, आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, ये भी खिलाऊंगा। उन्होंने ये बोला, गुड, अच्छी बात है, वो ऐसा सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। बट मेरा इसमें थोड़ा सा टेक अलग इसलिए है कि अगर मेरी बेटी आइसक्रीम की, और मैं उस स्थिति में मैं होता, तो वो बोलती कि पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो मैं बोलता बेटा खाना खिला दिया ना मैंने, आइसक्रीम के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं खिलाऊंगा आपको, शायद हो सकता है 1 साल के बाद खिलाऊं या 6 महीने के बाद, कल खिलाऊं। लेकिन मैं उसके लिए, उस चीज़ के लिए उस तरह का काम ना करता जो मुझे मजबूरन करना पड़े। मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना करता उस जगह पे। ये मेरा थॉट है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मैंने ये सोचा, खाना खिला दिया ना, अभी से मैं आपको प्रिविलेज, मतलब वो हर चीज़ नहीं दे सकता हूँ। जब मेरे पास होंगी चीज़ें, मैं आपको तब दे दूंगा वो चीज़ें, बट फिलहाल नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं एक गरीब बाप हूँ तो मैं अपनी चादर के अनुसार ही आपको ना चीज़ें दे सकता हूँ, चादर के बाहर ला के चीज़ें नहीं दे सकता। आपको कभी लगा कि रिश्तों ने ही आपको कभी नहीं समझा? आई थिंक उठापटक हर जगह आती है, बाद में समझ लेते हैं एक दूसरे को, समझ आ जाने लगती हैं चीज़ें कि क्यों इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है। वो कभी कभी क्या होता है, उस वक्त समझ में नहीं आती चीज़ें, बाद में समझ में आती है और बाद में फिर ठीक हो जाती है। वो हर जगह है आई थिंक, वो चीज़ें हर जगह। क्या दोनों तरफ गलती होती है या एक ही तरफ होती है, या कभी ऐसा लगा कि ये तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि गलत कौन था? मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो घर में अगर कोई कमा रहा है, उसको रेस्पेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो फीमेल कमा रही हो, चाहे मेल कमा रहा है, कोई भी उसको, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से फाइट करके घर पे आ रहा है, तो उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो आके वो बाहर भी फाइट कर रहा है, बाहर भी स्ट्रगल कर रहा है, बाहर भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है और अंदर भी आके रिश्तेदारी में भी आके उनको सबको जमाने की कोशिश कर रहा है। उससे बेहतर है कि जो बाहर काम कर रहा है, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है सारी चीज़ें, वो फीमेल भी हो सकती है ऑफ कोर्स, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने ऑटोबायोग्राफी आपने विड्रॉ की अपनी, तो क्या आपको, क्यों आपने ऐसा किया? आपको क्या लगा कि आपका सच अलग है, दूसरों का सच अलग है, आप समझ नहीं पाए? आई थिंक मुझे लगता है मैंने वो बहुत ही जल्दबाजी में वो सारी चीज़ें हो गई जिसमें बहुत सारी गलतियाँ मेरी थी, तो मैंने वो विड्रॉ कर ली। मैं किसी उसमें जाना नहीं चाहता था, कंट्रोवर्शियल चीज़ें में नहीं जाना चाहता था मैं, तो बहुत जल्दी भी हो गई वो, और बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो गई उसमें। तो और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अभी मेरी औकात इतनी बड़ी है कि मैं मेमोir लिख सकूं। मेमोir था, बायोग्राफी तो नहीं थी, मेमोir था। मैं मेमोir लिख सकूं, उसके लिए बहुत कुछ अचीव करना पड़ता है। वो अभी मैं उसके आसपास भी नहीं पहुंचा हूँ, तो बहुत जल्दबाजी हो गई थी और वो गलत ही स्टेप था, गलत डिसीजन था मेरा। कंट्रोवर्सी से जो कंट्रोवर्सी जब होती है तो
छवि को नुकसान होता है, इमेज को नुकसान होता है और आदमी को भी नुकसान होता है। कौन सा नुकसान ठीक करने में ज़्यादा टाइम लगता है? आई थिंक वो जो एक आपके जब कैरेक्टर पे जब उंगलियां उठती हैं उसको सही करने में बहुत वक्त लग जाता है। वो सबसे ज़्यादा घातक होता है जब आपको, जब आप है नहीं और आपके बारे में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो बड़ा कचोटता है, क्योंकि आपको एक्चुअली पता है कि नहीं ये चीज़ें तो है ही नहीं मेरे अंदर, तो ये तो मैंने किया ही नहीं था, लेकिन आपकी इमेज दूसरी तरीके से जब बनाई जाती है वो ज़्यादा कचोटता है। आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ट्रोल करते हैं, वो सब आपको अफेक्ट करता है? नहीं, पहले करता था, अब नहीं करता है। अब बिल्कुल भी नहीं करता। अब कोई कुछ भी कर दे, अफेक्ट नहीं पड़ता, कोई ऐसा क्योंकि इतना टॉक्सिफिकेशन हो गया, टॉक्सिक हो गया ये सारा चीज़ें। लोगों ने इतना सॉफ्ट टारगेट हो गए सेलिब्रिटी इंडस्ट्री। हाँ, ऐसा लगता है कि पूरा सब लोग उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं उनको बदनाम करने में। तो अब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना कर लिया ना, इतना बदनाम कर लिया लोगों को, हर एक्टर को, स्टार को, फीमेल एक्टर्स को इतना ज़्यादा कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है ना कि सॉफ्ट टारगेट है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो लोगों ने भी सोचा ठीक है, करो जो कुछ करना करो, झूठी खबरें फैलानी फैलाओ, कुछ भी करना है करो। मतलब आप छोड़ते ही नहीं, मतलब फीमेल एक्ट्रेस को नहीं छोड़ते लोग। उससे पता चलता है ना, आपका माइंडसेट का पता चलता है कि क्यों कितनी इनसिक्योरिटी है कि एक सक्सेसफुल एक्टर को या एक्ट्रेसेस को या स्टार को या फीमेल स्टार को आप किस तरीके से टारगेट कर रहे हो। पता चलता है कि आप कितनी जेलसी आपके अंदर, कितनी इनसिक्योरिटी है आपके अंदर। आप थिएटर कर रहे हैं, थिएटर और फिल्म में एक बड़ा फ़र्क तो ये बताया जाता है कि उस पर रीटेक नहीं होते। ये जो रीटेक करने की आदत हो जाती है एक्टर को, वो फिर दिक्कत देगी जब 30 साल बाद फिर आ रहे हैं थिएटर में। तो उसके लिए प्रैक्टिस है। ऑफ कोर्स आप रिटेक नहीं कर सकते, इसीलिए आई थिंक हमने अपने प्ले की इतनी प्रैक्टिस की। अब अगर सोते हुए भी आज मुझे उठा दोगे तो मैं डर से मैं बोलते चला जाऊँगा सारे डायलॉग। तो उसके लिए प्रैक्टिस है, हर चीज़ का एक तोड़ है कि खुद ही को कर बुलंद इतना। आई थिंक हमारा जो प्ले है वो 1 घंटा 20 मिनट का है और कोई इंटरवल नहीं है, जब शुरू होता है तो ख़त्म होता है। और मुश्किल से 3 ही कैरेक्टर है हमारे प्ले में, मैं हूँ, एक लड़की है और बेटी है। बस 1.5 आवर में ख़त्म कर देते हैं उस प्ले। अभी लाइफ अगर फिल्म होती तो इसमें से कौन सा पार्ट आप एडिट मार देते कि यार ये एडिट मारो, ये मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए, जो रिकॉर्ड जाएगा? मुझे शुरू में लगता था कि बहुत सारी मेरी लाइफ में ऐसे है जिसको मैं एडिट मार सकता था, बट अब आके ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। इन फिल्मों में भी फंबल, ओवरलैपिंग, कुछ चीज़ भूल गए तो उसको, ये मैंने बहुत सारी फिल्मों में किया है। तो क्या होता था, पहले एडिट मार देते, अगर फंबल कर दिया तो मैंने बहुत सारे अपने डायरेक्टर से, फंबल मत मारो, फंबल होने दो, रियल लाइफ में होता है ना। तो जब अगर फिल्म हो रही तो क्यों एक, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि रियल लाइफ में जो भी है ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ कि जो उसको एडिट मारें आप। मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, मिस्टेक होनी भी चाहिए। मैं भी शायद आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, दूसरे लोग भी। आपकी उन चीज़ों से परफेक्शन जो है ना, मुझसे बहुत बोरिंग चीज़ है। मैं नहीं चाहता परफेक्शन हो, ना मेरे लाइफ में परफेक्शन हो, ना मेरी सिनेमा में या मेरी फिल्मों में, मेरी एक्टिंग में परफेक्शन हो। मैं नहीं चाहता परफेक्शन से, मुझे हेट है, नफरत है मुझे परफेक्शन से। कौन से ऐसे फंबल वाले डायलॉग हैं जो दुनिया सोचती है कि ये तो बहुत बढ़िया एक्टिंग है? लाइक बहुत सारी फिल्मों में, जैसे मैंने ब्लैक फ्राइडे किया था एक, तो ब्लैक फ्राइडे में मेरा एक सीन करके दोबारा मुझे सीन करना था, उसमें बैठा दिया वहाँ पे और मुझे डायलॉग दिया। वो 1 पेज का डायलॉग था ऐसे, तो मैंने तो याद नहीं, बोले जल्दी कर, तो लाइट चली आएगी, ये वो सब करके मैंने वो यहाँ पे रख लिया वो पेपर, और कैमरा ऐसे था मेरे, और मुझे बोला बोलने के लिए, और बहुत सारे नाम थे उसमें, वो भी बताने थे मुझे। तो मेरे से सवाल किया, इंट्रोगेशन हो रहा था, मुझसे सवाल किया, मैं गया, ये वो मैंने देखा। अब चूँकि मैं नंगा बैठा हुआ था, उसमें नेकर पहने हुए था और पानी में भीगा हुआ था,
तो जो डायलॉग लिखे होते उसमें पानी गिर गया और वो मिट गया वहाँ से। तो अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो मिट गया तो डायलॉग तो क्या करूँ, तो ये वो करके ऐसे कुछ बहाने करके ऐसे करने की कोशिश की, देखा। तो जब वो ब्लैक फ्राइडे का सीन है, जब वो बाद में फिल्म में आया तो लोगों को लगा कितना रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहा था। तो वो बाल गिर गया था उसके, वो हटा रहा था, जबकि वो जानबूझ के कर रहा था क्योंकि मुझे डायलॉग देखना था वो। तो इससे पहले कि अगर मैं डायरेक्ट ऐसे देखता तो वो तो पता चल जाता कैमरे को, लेकिन चूंकि आपका यहाँ बाल आ गया तो इन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ देख रहे हैं आप, बाल यहाँ देख आप यहाँ रहे हैं, तो डायलॉग दिख रहा है आपको। तो वही मैंने बताया ना, मैनेज कैसे किया जाता है, वही है। थिएटर में भी ऐसे ही, सिनेमा में भी ऐसे, बहुत इजीली मैनेज किया जा सकती हैं चीज़ें। तो वो उस तरह की चीज़ें बहुत सारी फिल्मों में की कि जहाँ पे आपको मौका मिला और आपने वो एक रॉ परफॉर्मेंस करने की कोशिश की। लाइक जैसे न्यूयॉर्क फिल्म थी कबीर की, तो उसमें मेरा एक, मुझे बैठ के कटरीना कैफ सामने है कैमरे के सामने और इस तरह वो मेरा इंटरव्यू ले रही है, तो 4-5 पेज का वो डायलॉग्स थे। तो डायलॉग मैंने सिर्फ विजुअली कर लिया, देख लिया कि ऐसे ऐसे है, और याद ही नहीं किया डायलॉग। और जब बोलना शुरू किया तो वो धीरे धीरे लगने लगा, उसमें फंबल भी हुए, उसमें अटका भी मैं, बट वो पार्ट ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। और वो इतनी खूबसूरत चीज़ हो जाती है कभी कभी कि ऐसी फ्रेशनेस आती है कि ऐसा लगता है कि ये एक्टर है कि रियल आदमी है। तो देखो, परफेक्ट नहीं है वो सीन, लेकिन तब भी लोगों को अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है परफेक्शन जो है वो बहुत मैकेनिकल प्रोसेस है। सबसे ज्यादा आपको डिमांड कौन सा वाला डायलॉग सुनाने की आती है? बहुत सारे डायलॉग, आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वो ये माझी द माउंटेन मैन का था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो टाइप का। तो वो याद है आपको जब आपने वो बोला था, कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा ये बन जाए? ना, कभी नहीं। इवन जितने भी डायलॉग्स हैं, जितने भी मीम्स बनते हैं, पॉपुलर हुए डायलॉग, उस वक्त पे कभी सोचा नहीं था कि इनके ऐसा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जितनी भी डायलॉग पॉपुलर है वो, उसमें मेरी सबसे ख़राब एक्टिंग है, वो देखी नहीं जाती मेरे से, ऐसा होता है कि वो कभी कभी अब लगता है कि आप उन्हीं, हाँ भगवान है। मेरे से कोई बुलवा दे तो फिर अरे यार मत बुलवाओ यार, ऐसा बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे पता है ना। बट आई डोंट नो, ये अनुराग का कमाल है या तो वट जो भी वो उनकी लिखाई ऐसी होती है, जो भी है। ये जो मीम बनता है, ये आपने कभी सोचा कि कभी कभी वाकई लग सकता है कि अपन भगवान है? ये उस वक्त पे नहीं सोचा था, बट जब इसके मीम्स बनने लगे तब मुझे लगा कि यार ये कॉम्प्लेक्सिटी सब बहुत सारे इंसानों में होती है। गॉड कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, लगने लगता है जब पावरफुल होते हैं आप, तो आपको लगने लगता है यार मैं, लगता तो है क्या आपको लगता नहीं आप एक्टिंग के भगवान हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना, सच बता रहा हूँ। मैंने जैसे शुरू में बताया, हज़ारों चीज़ें हैं एक्टिंग में सीखने के लिए, और उसके लिए एक लाइफ भी कम है। उसके लिए मुझे अब लगता है कि 2 लाइफ और मिल जाती तो बहुत कुछ अचीव कर लेता मैं। मुझे बहुत चीज़ें पता चल जाती। बचपन के कौन से दोस्त थे? बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। अभी थिएटर के दोस्त मेरे ज़्यादा हैं, और आज भी वो दोस्त हैं मेरे। आज अगर आखिर में आपसे कहूं कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था, आज तक नहीं बोला, आज बोलेंगे? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग थे। मेरे एक टीचर थे, हेमेंद्र भाटिया। उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता, वो नहीं रहे। और मेरे टीचर हैं, स्पेशली मेरे टीचर्स, चाहे वो थिएटर के हों, चाहे वो मेरे यूनिवर्सिटी के हों, कॉलेज के हों, स्कूल के हों, और चाहे मेरे स्कूल टाइम के दोस्त हों, उन सबको बहुत थैंक्स बोलने का मन करता है। कोई ऐसा कोई ख़ास? मेरे बहुत सारे दोस्त थे। एक नीरज बहल करके एक मेरा दोस्त था, वो अभी भी नहीं है, ऐसे वक्त से पहले चला गया। वो एक्टर था, उसको मैं थैंक्स बोलना चाहता था। क्योंकि मैं आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दोस्त वो था जिसके मैं सामने में सारी बातें कर लेता था। हर आदमी शायद ऐसा इंसान ढूंढने की कोशिश करता है जिसके सामने उस कम्प्लीटली न्यूड हो विचारों के थ्रू,
और जो आपके विचारों की रिस्पेक्ट करता हो, सुनता हो, आपके सच को सुनता हो। मेरे ख्याल से दुनिया में सच सब बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि सच बोलने से घबराते हैं, लेकिन घबराता कोई नहीं है सच बोलने से। सुनने वाले जो है ना उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो मेरी लाइफ में ऐसा दोस्त था वो, जो मुझे जानता था, नवाज़ क्या है अच्छे से जानता था। और भी दोस्त हैं, हालांकि अभी भी ऐसे भी आज भी हैं दोस्त, कुछ दोस्त। एक मेरा सिद्धार्थ हुसैन एक दोस्त है मेरा, जिसके सामने मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, कभी मुझे जज नहीं करता। वो मेरे सामने बहुत सब कुछ बात कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कह के रहेगा कहने वाला, क्या करेगा कहने क्योंकि दिल की बात सुने दिल वाला। Exactly। और कोई ऐसा जिसको सॉरी बोलनी हो? हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो फिलहाल तो नहीं बोल सकता, बट हैं बहुत सारे लोग हैं जिनको सॉरी बोलना है। तो क्यों नहीं बोल सकते? अगर बोलनी है तो बोल दीजिए। बोलेंगे कभी ज़रूर, उसी को बोलूँगा, सबके सामने तो नहीं बोलूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे दिल खोल के बात करने के लिए। और जैसा आपने कहा, सच हर शख्स बोलना चाहता है। शायद लोग सच बोलना या अपना सच बोलना शुरू भी करें तो सुनने वाले अपने आप आ ही जाएंगे। एग्जैक्टली। मतलब हम ऑफकोर्स ऐसा चाहते हैं ऐसी दुनिया हो जहाँ पे झूठ बोलना ही ना पड़े। अगर काश ऐसी दुनिया बन जाए तो बहुत ही खूबसूरत है। झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कुछ समाज बन जाए तो उससे खूबसूरत क्या चीज़ हो सकती है। स्पिरिचुअल लेवल पे शायद लोग अगर वाकई मान लें कि वो भगवान है तो सभी भगवान हो जाए तो दुनिया। शुक्रिया नवाज साहब हमसे बात करने के लिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कह के रहेगा कहने वाला। कह के रहेगा कहने वाला।